स्टूडेंट्स, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लास 7 से रिलेटेड फर्स्ट लेसन डिस्क्राइब करा था, जो कि जिसका नेम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब मैं इस वीडियो में उसका रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करूंगी। बहुत छोटा सा लेसन है, हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ भी जाएगा और बहुत बड़ा लेसन एक छोटे लेसन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें लगेगा ही नहीं कि हमने स्टडी किया। ऐसे ही हमने बहुत अच्छे से हम स्टडी भी कर लेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले है द टर्म फॉरेनर। बेटा फॉरेनर किसे कहते थे? मुगल पीरियड में फॉरेनर, और अभी भी फॉरेनर हम कहते हैं, इज़ यूज्ड टुडे फॉर ए पर्सन। बेटा फॉरेनर उस पर्सन को कहते हैं जो हमारे देश में नहीं रहकर बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है, उसे फॉरेनर्स कहते हैं। ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है इसमें। तो फिर हमारा आ जाता है जैसे परदेसी। फॉरेनर परदेसी से निकला है। इट मीन्स जो हम मुगल पीरियड में फॉरेनर्स को क्या कहते थे बेटा? परदेसी कहते थे हिंदी में। इज सुटेबल टर्म फॉर डैट पर्सन। ये सेम किसका है बेटा? फॉरेनर। मतलब फॉरेनर और परदेसी सिमिलर है। फॉरेनर हम प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, जबकि हिंदी लैंग्वेज में हम फॉरेनर को परदेसी कहते हैं। अब बेटा जो लिटरेसी सोर्स है, मैं आपको अलग अलग लिटरेसी सोर्स बता देती हूँ। इन लिटरेसी सोर्स में बस यही है कि कौन से राइटर ने कौन सी कंपोजिशन को डिस्क्राइब किया, कौन से राइटर ने कौन सी कंपोजिशन लिखी है। लिटरेसी सोर्स पढ़ रहे हैं अभी हम। सबसे पहले बायोग्राफी। मुगल पीरियड में 2 रूलर्स थे, उनकी बायोग्राफी फेमस थी। सबसे पहले बाबरनामा। बाबरनामा बाबर ने डिस्क्राइब की थी, कंपोज की थी, और जहांगीरनामा जहांगीर ने डिस्क्राइब की थी। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ये हम पढ़ते जाएंगे बेटा फटाफट। अब है हमारा अकबरनामा और आईने अकबरी। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? कंपोज की थी अब्बुल फजल ने। अब्बुल फजल अकबर का कोर्ट पोएट था। अकबरनामा और आईने अकबरी अब्बुल फजल ने लिखी थी और अब्बुल फजल अकबर का कोर्ट पोएट था। फिर है हमारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। आप लोग ये जो ऊपर के बाबरनामा, अकबरनामा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। हल्दी घाटी का बैटल हुआ था, तब जियाउद्दीन बर्नी एक अकेला ऐसा हिस्टोरियन था जिसने हल्दी घाटी के बैटल को देखा था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट, ये छोड़ देते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है तुगलकनामा। तुगलकनामा को कंपोज किसने किया था बेटा? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। तुगलकनामा को कंपोज किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का कोर्ट पोएट था। फिर हमारा आ जाता है मुगल पीरियड में ही राजतरंगिणी लिखी गई थी। राजतरंगिणी कल्हण ने कंपोज की थी और कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब किया है। राजतरंगिणी कल्हण ने कंपोज की थी और कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी में कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब किया है। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिस्क्रिप्शन है जो चंद्रवरदाई ने लिखा था। फिर हमारा आ जाता है शाहनामा। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी और शाहजहाँनामा इनायत खान ने लिखी थी। फिर हमारा आ जाता है मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-सुराज किसने लिखी थी बेटा? तबकात-ए-फ़िरोज़ शाही। मिन्हाज-उस-सिराज और तबकात-ए-फ़िरोज़ शाही भी एक लिटरेसी सोर्स है। फिर है अल-बिरूनी केम टू इंडिया अलोंग विथ महमूद ऑफ गजनवी। बेटा जो महमूद गजनवी था, अल-बिरूनी उसके टाइम में इंडिया में आया था और उसने लिखी थी तबकात-ए-हिंद। बेटा अल-बिरूनी था जो महमूद गजनवी के टाइम में इंडिया में आया था, उसने तबकात-ए-हिंद कंपोजिशन लिखी थी जिसमें इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताया गया था। बेटा हम लोगों ने अभी तक ये लिटरेसी सोर्स पढ़ रहे हैं। लिटरेसी सोर्स में केवल वो आएगा कि किस किस ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। एक बार देखो बायोग्राफी कौन कौन सी थी? बाबरनामा और जहांगीरनामा। फिर है अकबरनामा। आईने अकबरी किसने लिखी थी बेटा? अब्बुल फजल ने लिखी थी। फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी थी। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी जिसमें कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया जो चंद्रवरदाई ने लिखा था। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा मिन्हाज-उस-सिराज और तबकात-ए-नासिरी भी एक लिटरेसी सोर्स थे। फिर है अल-बिरूनी किसके टाइम में आया था? मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के टाइम में आया था, जिसने एक बुक लिखी थी तबकात-ए-हिंद, जिसमें
इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इंडिया के पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताया गया है। ये तो हमारा हो गया लिटरेसी सोर्स। अब लिटरेसी सोर्स में फॉरेन अकाउंट्स पे आते हैं, यानी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट। लिटरेसी सोर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले इंडिजीनियस सोर्स, तो ये सारे ऊपर जो राइटर्स वगैरह हैं वो जो इंडिजीनियस सोर्स में आते हैं, और जो फॉरेन अकाउंट्स आते हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अब बेटा फॉरेन अकाउंट्स में है बेटा, तहकीकात हिंद अलबेरूनी ने लिखी थी, रहला इब्न बतूता ने लिखी थी, और अल मसूदी और निकोलो कॉन्टी, सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को बर्नियर, और नेक्स्ट डोमिंगो पायस, मार्को पोलो। ये सब किसके टाइम में आए थे बेटा? ये सब विजयनगर एम्पायर के टाइम में आए थे बेटा। ये सारे जो हैं इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, डोमिंगो पायस, अलबेरूनी, ये सारे फॉरेन अकाउंटर्स थे जो फॉरेन से इंडिया में आए थे, ट्रैवल करने के लिए आए थे, और उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारा आ जाता है बेटा मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, स्कल्पचर आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं और वेपन्स आ जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारे मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, पेंटिंग्स आ जाती है, स्कल्पचर आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, कॉइन्स और वेपन्स आ जाते हैं। अब बेटा मॉन्यूमेंट्स हमें क्या बताते हैं बेटा? मॉन्यूमेंट्स में ये बताया जाता है, गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर स्किल एंड द परफेक्शन इन स्टोन कटिंग एंड आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड द ब्रिलियंस ऑफ आर्टिस्ट, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। बेटा अभी तुम प्रेजेंटली सोचो, अभी हम कोई घर बनाते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि जो इसका इंटीरियर डेकोर है वो बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से यानी कि इसका जो इंजीनियर जिसने इसे बनाया है वो बहुत अच्छा है। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। हमें ये पता चलता था कि जो आर्टिस्ट था वो कितना ब्रिलियंट था, और उसने अपनी स्किल का कितना यूज़ किया, अपने माइंड का कितना यूज़ किया, जिससे इतने अच्छे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। जैसे हम आगरा का ताजमहल है, उसके बारे में हम अभी भी जो 7 वंडर्स में से काउंट किया जाता है, उसके बारे में अभी भी जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे आते हैं स्पेशली उसे देखने के लिए, और उस टाइम के आर्टिस्ट की प्रेज़ करते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेटा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में कॉइन्स की स्टडी की जाती है। फिर हमारा आ जाता है बेटा उस टाइम में जो स्टैचू बने होते थे, मिडाइवल टाइम में जो स्टैचू यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई होती थी वो ब्रॉन्ज और स्टोन की बनी हुई होती थी। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन में क्या होता है बेटा? इंस्क्रिप्शन इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इट मीन्स एपिग्राफी में किसका जो सर्च किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है। फिर हमारा आ जाता है बेटा चीफ मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिस्टोरियन। बेटा हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले है टू एग्जामिन एंड द डिस्क्राइब द सोर्सेज। बेटा जो एक्सकवेटेड किए जाते हैं सोर्सेज, यानी कि जो खुदाई की जाती है ज़मीन की, और उससे जो सोर्स निकाले जाते हैं, हिस्टोरियन उनको क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जो एविडेंस है वो किस ड्यूरेशन का है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो और उसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना यानी कि क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस वाइज डेट वाइज अरेंज करते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा न्यू फूड अडॉप्टेड। बेटा मुगल पीरियड में कौन कौन से फूड्स को अडॉप्ट किया गया था? पोटैटो को अडॉप्ट किया था, कॉर्न और चिली, जो अभी हम बड़े मज़े से खाते हैं। ठीक है, अब है हमारा सोसाइटी बिकेम 4 मेजर कास्ट। पूरी सोसाइटी 4 मेजर कास्ट यानी कि 4 मेजर कास्ट में डिवाइड थी, और जो वर्ण्स थे, वर्ण्स मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये सारे थे, ये भी अलग अलग कास्ट्स में और सब कास्ट्स में डिवाइड थे। फिर है बेटा जो 700 to 750 के बीच में मुगल एम्पायर के बाद में खिलजी, सबसे पहले 700 to 750 के बीच में मोस्ट पावरफुल एम्पायर है खिलजी एम्पायर, तुगलक एम्पायर, मुगल एम्पायर और चोलास एम्पायर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और भक्ति मूवमेंट की मेन जो प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट है वो है इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑन कास्ट बेसिस, यानी कि सभी कास्ट को इक्वल मानना। ये सारा भक्ति मूवमेंट में बताया गया था जो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और रिमूव सोशल ईवल्स। सोशल ईवल्स का मतलब जो समाज में फैली बुराइयां उन्हें दूर करना, जैसे कि सती एक्ट, सती प्रिवेंशन, जो भी है लॉज। अब बेटा ये है, इस लेसन को हम यहीं फिनिश हो गया हमारा लेसन। और नोट्स के थ्रू तुमने ये देखा होगा कि मैम ने कितना 3-4 पेजेस का लेसन केवल और केवल 2.5 पेजेस में ही
फिनिश कर दिया। और बेटा हर आंसर इसमें पॉइंट वाइज है, हर नोट्स पॉइंट्स वाइज लिखा गया है। आप लोग भी नोट्स बनाना सीखिए, इन नोट्स के थ्रू ही नोट्स बनाना सीखिए और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में। इन नोट्स को आप नोटबुक में कर लीजिएगा और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर डिस्क्राइब करूँगी उन क्वेश्चन आंसर्स को भी नोटबुक में कर लीजिएगा। एक बार मैं तुम्हें रिमेंबर करा देती हूँ क्योंकि हम कहीं हिस्ट्री में तो नहीं खो गए, हम प्रेजेंट में आते हैं। मैं आपको लेसन 7th जो कि लेसन फर्स्ट है, जो कि क्लास 7 से रिलेटेड है, व्हेन वेयर एंड हाउ की स्टडी करा रही। मैं आपको क्लास 7 का लेसन फर्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, व्हेन एंड वेयर एंड हाउ स्टडी करा रही थी।